हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई प्लैनेट। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 की चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसके पहले हमने क्लास 8 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, क्लास 9 के भी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हो चुका है। थर्ड चैप्टर आज हम फर्स्ट पार्ट इसका देखने वाले हैं। एटम्स क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ एटम्स क्या होती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो जो एक्चुअली हमने मैटर देखा था फर्स्ट चैप्टर में, क्या देखा था हमने, व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर सराउंडिंग अस। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर मैटर समझ में आ गया तो ही आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्या देखा था हमने, मैटर। मैटर इज व्हाट, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स स्पेस एंड जिसका मास होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड रिक्वायर्स स्पेस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैटर। ओके, तो चलो हम देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो इस लेक्चर में हम, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखने वाले हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक एटम का, यह है एक एटम का स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, इसमें सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो घूमता है आजू बाजू इसके घूमते रहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ओके, नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेंटर में रहता है किसी भी एटम के। दिस वुड बी लाइक यहाँ पे P एंड N, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा नहीं होता, यहाँ पे मैंने निकाला, यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट जो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहते हैं। उसके प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उसके सराउंडिंग में घूमता रहता है। ठीक है, ये है एक एटम का स्ट्रक्चर। एटम इज छोटा से छोटा पार्टिकल। ठीक है, एटम हम जनरली एटम हम ऐसी आंखों से देख ही नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। हमको एटम को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटम के स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और मॉलिक्यूल क्या होता है, एक, दो या दो से ज्यादा एटम से बना हुआ कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, उसको क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूल। मैटर जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, कोई भी आयंस हो, एलिमेंट्स हो, ठीक है, वो कैसे, कहां से बने होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम आगे इस लेक्चर में क्या है। हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सो एंशिएंट टाइम में, मतलब इन 500 BC, एक इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे। क्या नाम था उसका, महर्षि कनद। मतलब ऐसा हम भी सोचते हैं ना कि देखो हमारे सराउंडिंग में, लेक्चर से थोड़ा अपनी नजरें हटाओ और आजू बाजू देखो, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे होगे, आपके हाथों में पेन होगा, आपके हाथों में बुक होगी, वो क्या से बनी है, मैटर, दैट इज मैटर। ठीक है, एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। ठीक है, एनीथिंग अराउंड अस दैट रिक्वायर्ड, दैट हैव मास एंड रिक्वायर्ड स्पेस, दैट इज मैटर। ओके, तो सारी चीजें क्या है, मैटर है। सो ये मैटर किस चीज से बना है, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स जो थे, जैसे हम सोचते हैं कि ये सपोज सूजी है, सूजी का हलवा। ठीक है, तो सूजी के छोटे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या है, एटम है। एक कटोरी सूजी में कितने सारे छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स आते हैं। अगर एक सूजी का पार्टिकल को हम नाम देंगे एटम,
तो वो पूरा जो सूजी की कटोरी है वो क्या हो जाएगी, मैटर हो जाएगी, राइट। दो पार्टिकल, उसको तो हम चलो आंखों से देख सकते हैं, बट आइटम्स को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल सूजी का जो भी एक पार्टिकल है वो, तो ऐसे ही फिलोसोफर जैसे हम सोच रहे हैं अभी, ऐसे ही 500 BC में महर्षि कनाद थे, उन्होंने सोचा था कि मैटर कैसे बना है। तो मैटर किस चीज का बना है, क्या होता है, ये मतलब कैलकुलेट करने के लिए, ये पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैटर को डिवाइड करना शुरू किया। मैटर को क्या कहते हैं हिंदी में, पदार्थ। उसको क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड करते गए करते गए करते गए तब तक जब तक उसका छोटे से छोटा पार्टिकल नहीं आ जाता जिसके आगे वो डिवाइड ही नहीं हो सकता, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। हाँ देखो, ये है सपोज मैटर, ये ठीक है। इसको हमने कर दिया सपोज पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन हमने इसको कर दिया 4 पार्ट में डिवाइड। हमने मतलब महर्षि कनाद ने किया होगा, फिर हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन हमने इसको 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम इसको डिवाइड करते गए करते गए करते गए तब तक जब तक एक छोटे से छोटा मॉलिक्यूल एटम नहीं आ जाता। ये सपोज ये छोटे से छोटा एटम है, ये है सबसे छोटा एटम। तो इन्होंने मैटर को तब तक डिवाइड करते गए जब तक छोटे से छोटा एटम नहीं आ जाता कि इसके आगे अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, उसे नाम दिया एटम, दैट इज परमाणु। ओके, अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शॉल come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। मतलब इसके आगे अब डिवीजन नहीं हो सकता। उसको क्या नाम दिया उन्होंने, परमाणु नाम दिया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने कत्तायामा, ठीक है, कत्तायामा नाम के एक और साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, सेम पार्टिकल्स को नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं उनको कंबाइन करके फॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने इलैबोरेट किया कि पार्टिकल्स कैसे कंबाइन होके एक मैटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, डेमोक्रिटस एंड लुइसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने भी सेम बताया, ठीक है। अगर हम मैटर्स को डिवाइड करते जाते हैं तो क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी कि आगे फर्दर वो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। उसी स्टेज को उस परमाणु, मतलब वहां पे जो आइटम आता है लास्ट में, उसको क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम एटम कहेंगे, ठीक है। एटम से ही बना होता है मैटर, ठीक है। एटम से ही हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर्स है वो सब बने हैं, हम खुद एटम से बने हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं ना, वो सब सारी चीजें इंक्लूडिंग सारी चीजें जो है वो मैटर में इंक्लूड होती है, ठीक है। देन एंटोनी लोइजर जो laid the foundation of chemical science by establishing 2 important laws of chemical combination। तो एंटोनी लुई जो है उन्होंने क्या किया, केमिकल साइंस के 2 केमिकल कॉम्बिनेशन रखे, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट लॉज रखे, ठीक है। तो वो क्या लॉज है हम आगे देखते हैं। हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, सपोज हमने देखा NaCl, ठीक है। सपोज ये थी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम देते हैं Na2CO3, Na2CO3, सोडियम, ये है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये है सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो देखो यहां पे क्या हुआ, हमने 2 मैटर्स ले लिए, 2 मैटर्स का यहाँ इसका वेट सपोज
1 है, इसका वेट भी 1 है, तो ये इसका वेट टोटल क्या होगा 2 हो जाएगा, इसका वेट 2 है, इसका 3 है, यहाँ पे नहीं सॉरी Na का 2 है, C का 1 है, O का 3 है, तो दिस वुड बी 5, नहीं इसमें 6, ये 1 हो जाएगा ना कार्बन का एक। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर ले, मास जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब मास बढ़ा नहीं सकते। सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, एक बकेट पानी ले लिया सपोज आपने, पहले हमने खाली बाल्टी का वेट कर लिया, ठीक है, खाली बाल्टी एक ले ली, वेट कर लिया, उसका कितना आया, सपोज उसका वेट आया एक 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम की बकेट है, उसमें बाद में हमने क्या किया, पानी भर दिया, ठीक है, पानी सपोज कितना भर दिया हमने, सपोज भर दिया 1 किलो, वो तो लीटर्स में कैरी होता है, तो हमने सपोज 1 किलो, चलो 1 किलो तेल का पैकेट डाल दिया हमने, 1 किलो तेल का पैकेट डाल दिया 100 ग्राम बकेट में। अब दोनों का वेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 ग्राम की बकेट प्लस 1 किलो का पैकेट, तो 1 किलो प्लस 100 ग्राम कितना आ जाएगा, 1100 ग्राम आ जाएगा टोटल, 1000 प्लस 100 ग्राम 1100 ग्राम, दोनों का वेट पहले कितना था, उतना ही था, 100 ग्राम बकेट का वेट था, और 1000 ग्राम जो है मतलब 1 किलो तेल का वेट था, मतलब आपके ऑयल पैकेट का वेट था, तो बाद में कितना वेट हो गया, 1100 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे कोई भी मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय हुआ क्या, नहीं, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, बट इन केमिकल रिएक्शन में भी कोई मास जो है वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कोई क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारे जो केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुछ इसमें से मॉलिक्यूल्स जो है वो गायब हो गए, कुछ आइटम्स गायब हो गए तो उनका वेट माइनस हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वही रहेंगे, ठीक है, बस क्या हो जाता है, एक कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, कोई भी 2 चीज मिला के हम तीसरी चीज बना देते हैं, या फिर 3 चीजें मिला के चौथी पांचवी, 2 चीजें अलग अलग 2 चीजें बना देते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का एक आइटम मिला के बना देते हैं H2O, तो इसका वेट होता है 3 आइटम, मतलब देखो यहाँ पे ये है 2 + 1 ये 3, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ ना यहाँ पे कि हाँ एक मास जो है वो हमने ऑक्सीजन गायब कर लिया बीच में, ऐसा तो नहीं होता है ना, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो क्रिएट नहीं होता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब ना ही हम बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको घटा सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ओके, मास केमिकल रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, हमको एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज एक्टिविटी की, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई केमिकल। यहाँ पे क्या किया गया, 2 केमिकल लिए गए, ठीक है, पहला क्या है कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, एंड दूसरा क्या है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, एंड थर्ड वन लीड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% solution of any one pair of substance। सपोज कोई भी एक हमने सब्सटेंस ले लिया, सपोज हम पहले ले लेते हैं कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पहले हमने पहला वाला ले लिया, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो ये 2 सॉल्यूशन हमने उसका प्रिपेयर कर लिया। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन Y इन क्लोनिकल फ्लास्क, ठीक है, एक सॉल्यूशन हमने जो है क्लोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, दूसरा सॉल्यूशन हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब में दूसरा सॉल्यूशन भर दिया, और जो
और जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, वो टेस्ट ट्यूब जो क्लोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, उसमें लटका दी एज पर शोन इन द फिगर, ठीक है, हैंग कर दी और उसको कॉर्क से बंद कर दिया। अब इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली, नाउ टिल स्विल द फ्लास्क सो दैट वेरियस सॉल्यूशन X एंड Y गेट मिक्स। अब क्या होगा, पहले क्या था, सॉल्यूशन अलग अलग थे, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन अलग था, ठीक है, नीचे कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन अलग था, तो दोनों को हमने पहले मेजर कर लिया। अब थोड़ी देर उसको वैसे ही रहने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी हमने सॉल्यूशन में, उनमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, दोनों सॉल्यूशंस में केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हमने थोड़ी देर बाद उनका वेट मेजर किया, बट सरप्राइजिंगली दोनों का वेट क्या था, सेम ही था। तो इससे क्या पता चलता है, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, केमिकल रिएक्शन हमने की, दो सॉल्यूशन लिए अलग अलग तरीके के, उनको कुछ देर के लिए रखा, पहले जब रिएक्ट होने से पहले हमने उनका वेट किया, रिएक्ट होने के बाद हमने उनका वेट किया, तो दोनों का वेट क्या आया, सेम आया। वेट इज व्हाट, मास, ठीक है, दोनों का मास क्या आया, सेम आया, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। दिस लॉ स्टेट बाय Proust, okay, as in chemical substance the element are always present in definite proportion by mass। जो केमिकल्स होते हैं वो हमेशा डेफिनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं मास में, ठीक है, क्योंकि अगर वो इंडेफिनाइट में रहे, सपोज इंडेफिनाइट प्रोपोर्शन में रहे, सो मास क्या हो जाएगा, मतलब केमिकल्स क्या हो जाएंगे, ऐसा उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा, राइट। अगर वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में है तो ही उसको, मतलब जैसे आप Na एंड Cl, ठीक है, Na ले लिया और Cl ले लिया, दोनों डेफिनाइट प्रोपोर्शन में है तो ही उसका सॉल्ट बन पाएगा ना, जैसे NaCl बन पाएगा। अगर Na2 है और Cl है, Na2 एंड सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना NaCl को, NaCl इज व्हाट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हमने कर दिया सपोज Na इंडेफिनाइट प्रोपोर्शन कर दिया इसका Cl, ठीक है, ये क्या हो गया, बाय सोडियम फ्लोराइड। ऐसा कोई आपने सुना है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपने सुना है इसके पहले, नहीं, क्योंकि ये इंडेफिनाइट प्रोपोर्शन में है। तो इससे सॉल्ट बनेगा क्या, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, बट ये नीचे वाला सॉल्ट हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा क्लोरीन से डबल है, तो वो सॉल्ट नहीं बन पाएगा। तो जब डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एलिमेंट जो है डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं तो ही मास क्रिएट हो पाता है, नहीं तो नहीं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, एटम, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, ठीक है, देखो केमिकल सब्सटेंस जो है वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होना जरूरी है टू क्रिएट मास, नहीं तो जो भी सब्सटेंस है, जो भी क्रिएट होंगे वो क्या होगा, खराब हो जाएंगे, ऐसा कोई सब्सटेंस बनेगा ही नहीं। जैसे अगर हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, जहाँ पे हम सोडियम के मॉलिक्यूल्स अगर हमने बढ़ा दिए, डबल कर दिए क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो वो सॉल्ट बनेगा क्या, नहीं। वैसे ही सेकेंड लॉ क्या कहता है, केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एलिमेंट क्या होते हैं, ऑलवेज इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ही होते हैं तो ही उसमें सब्सटेंस फॉर्म हो पाते हैं। जैसे
Na2CO3 CO3। इसमें Na जो है वो Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है। CO3 एक कार्बन का एटम प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, ये क्या है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में है, तो ही क्या बन पाएगा, सोडियम बाय कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट तो ये होता है Na2CO3। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये सारे प्रोपोर्शन में होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ही जाके एक सब्सटेंस बन पाता है, तो ही मास बन पाता है। ठीक है, सो केमिकल सब्सटेंस का प्रोपोर्शन में होना जरूरी है टू फॉर्म मास। ओके, सो आई होप आपको ये जो दोनों लॉज हैं वो समझ में आए होंगे। मैटर किसे कहते हैं, एटम्स की हिस्ट्री क्या है, मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री क्या है, वो हमने इस लेक्चर में देखा। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन, ये पहला लॉ कहता है। और दूसरा लॉ क्या कहता है हमारा, इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया है जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने एटम डिस्कवर किया। ठीक है, डॉटलर्स की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।